नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बिल्डिंग एम्पायर्स फ्रॉम जीरो, यानी शून्य से एक पूरा का पूरा साम्राज्य कैसे खड़ा किया जाए। अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों और उनके शानदार कॉर्पोरेट ऑफिस देखकर लगता है ना कि भाई इन लोगों के पास तो शुरू से ही करोड़ों रुपए रहे होंगे। लेकिन आज हम इस सोच को पूरी तरह से पलट देने वाले हैं। आज हम उस सीक्रेट फॉर्मूले को डिकोड करेंगे जो असल में इन बड़े बिजनेस एम्पायर्स की नींव है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, क्या 100 करोड़ का बिजनेस शुरू करने के लिए सच में बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है? दुनिया भर में ये एक बहुत बड़ा मिथक है, एक ऐसा भ्रम है जिसमें हम में से ज्यादातर लोग जीते हैं कि पैसे से ही पैसा बनता है। बिना अपनी जेब से पैसा लगाए कुछ बड़ा करना तो बस नामुमकिन है। लेकिन यकीन मानिए, आज ये साबित हो जाएगा कि ये बात बिल्कुल 100% गलत है। आज के इस विश्लेषण का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। सबसे पहले पैसे के मिथक को तोड़ना। दूसरा, स्मार्ट लिवरेज के पायनियर्स यानी अग्रदूतों की बात करेंगे। तीसरा, मॉडर्न ई कॉमर्स का चमत्कार देखेंगे। और आखिर में द जीरो कैपिटल प्लेबुक। ये वो प्रैक्टिकल प्लेबुक है जिसे अपनाकर किसी भी बड़े आइडिया को हकीकत बनाया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, पैसे के मिथक को तोड़ना। देखिए, जब मुकेश अंबानी, रतन टाटा या नारायण मूर्ति जैसे दिग्गजों का नाम आता है तो उनकी कामयाबी की चमक में उनकी शुरुआती स्ट्रगल अक्सर छिप जाती है। लेकिन असली सच ये है कि इन साम्राज्यों को खड़ा करने के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी वो पैसा बिल्कुल नहीं था। सच कहूं तो बिजनेस की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि पैसा कमाने के लिए पैसे की ही जरूरत होती है। जरा सोचिए, अगर भारी भरकम पूंजी ही कामयाबी की इकलौती शर्त होती तो आज हम जिन विशाल और आइकॉनिक कंपनियों को देखते हैं वो शायद कभी बन ही नहीं पाती। इन विजनरी लोगों ने पैसे के पीछे भागने के बजाय एक बिल्कुल ही अलग और बेहद स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर अपना पूरा फोकस रखा। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये पूरा का पूरा खेल लीवरेज और रिसोर्सफुलनेस का है। अब इसका क्या मतलब हुआ? लीवरेज का सीधा सा मतलब है बिना अपना पैसा लगाए आसपास जो भी रिसोर्सेज मौजूद हैं उनका बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल करना। और अगर जेब में कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरों के रिसोर्सेज, उनकी इन्वेंट्री और उनके सिस्टम का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस खड़ा करना, यही वो असली मैजिक फॉर्मूला है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, पायनियर्स ऑफ स्मार्ट लीवरेज। चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। बात है 1950 के दशक की। धीरूभाई अंबानी उस वक्त सिर्फ 17 साल के थे और यमन में काम कर रहे थे। सैलरी थी महज 500 रुपए महीना, एक बहुत ही साधारण सी नौकरी। लेकिन उनका दिमाग एक बहुत ही अलग लेवल पर चल रहा था। यमन में रहते हुए उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि यमन में पेट्रोल काफी सस्ता है, जबकि भारत में वही पेट्रोल काफी महंगा बिकता था। बस यहीं से उन्होंने आर्बिट्रेज के शानदार कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया। आर्बिट्रेज का सीधा सा फंडामेंटल है, एक मार्केट से कोई चीज सस्ते में उठाओ और दूसरे मार्केट में उसे ऊंचे दाम पर बेच दो। धीरू भाई ने कीमतों के इस अंतर का क्या गजब फायदा उठाया। फिर जब वो भारत वापस लौटे तो टेक्सटाइल यानी कपड़ा बाजार में उतरे। अब सवाल था कि बिना पैसों के ये बिजनेस कैसे शुरू हो। उनका जीरो कैपिटल एंट्री मॉडल कुछ इस तरह से काम करता था। स्टेप 1, सबसे पहले कस्टमर से ऑर्डर पक्का करना। स्टेप 2, उसी कस्टमर से एडवांस पेमेंट लेना। स्टेप 3, उस एडवांस पैसे से इन्वेंट्री खरीदना। और स्टेप 4, कस्टमर को माल डिलीवर कर देना। एकदम सिंपल। उन्होंने अपना माल खरीदने के लिए पूरी तरह से कस्टमर के ही पैसे का इस्तेमाल किया। और इस ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी का रिजल्ट? जब रिलायंस का पहला आईपीओ आया तो एक शेयर की कीमत सिर्फ 10 रुपए थी और उस वक्त 57,000 लोगों ने इसमें निवेश किया था। दूसरों के पैसे और मार्केट के गैप का सही लीवरेज लेकर आज रिलायंस 19 लाख करोड़ रुपए की एक जंबो इंडस्ट्री बन चुकी है। 19 लाख करोड़, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। अब एक और कहानी देखते हैं। 1970 के दशक की शुरुआत में जब इन्फोसिस की नींव रखी गई तब नारायण मूर्ति जी के पास भी कोई बड़ी सेविंग्स नहीं थी। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि उन्होंने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति जी से उधार लेकर सिर्फ 200 रुपए की मामूली पूंजी से कंपनी शुरू की थी। जी हाँ, सिर्फ 200 रुपए। और आज इन्फोसिस की वैल्यूएशन 6.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। जीरो से शुरू होकर यह सफर सच में कमाल का है। हुआ यूं कि 70 के दशक में नारायण मूर्ति जी ने एक बहुत बड़ी चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि अमेरिका और यूरोप की बड़ी कंपनियों को अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सख्त जरूरत है और हमारे भारत में टैलेंट कूट कूट कर भरा था, लेकिन मौके नहीं थे। उन्होंने इस ग्लोबल टेक गैप को पहचाना।
अपने इसी नॉलेज का लीवरेज लेते हुए उन्होंने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर बिना किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के शुरुआत की। 1993 में जब उनका पहला आईपीओ आया तो उसने पहले ही दिन 300% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई और आज ये दुनिया की टॉप 10 आईटी कंपनीज में से एक है। इस पूरी 0 to 1 जर्नी की सबसे माइंड ब्लोइंग बात क्या है पता है? पहले क्लाइंट का पैसा, फिर पहला कंप्यूटर। बिल्कुल सही सुना है आपने। शुरुआत में इन्फोसिस के पास काम करने के लिए खुद का एक कंप्यूटर तक नहीं था। उन्होंने न्यूयॉर्क की डेटा बेसिक्स कॉर्पोरेशन के साथ अपनी पहली डील साइन की, क्लाइंट से एडवांस पैसे लिए और उन्हीं पैसों से अपना पहला कंप्यूटर खरीदकर प्रोजेक्ट पूरा किया। इसे कहते हैं स्मार्टनेस। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, आधुनिक ई कॉमर्स का चमत्कार। साल 2007 बैंगलोर का एक छोटा सा कमरा। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने सिर्फ 4 लाख रुपए की पूंजी के साथ फ्लिपकार्ट शुरू करने का सोचा। उन्होंने किस चीज का लीवरेज लिया? अपने एक्सपीरियंस का। अमेज़न में काम करने के दौरान उन्होंने जो कुछ भी सीखा था, वो जानते थे कि ऑनलाइन रिटेल का ये पूरा गेम कैसे काम करता है। मजे की बात यह है कि फ्लिपकार्ट ने भी शुरुआत में खुद की कोई इन्वेंट्री नहीं रखी। उनका ड्रॉप शिपिंग मॉडल बहुत ही बेसिक और स्मार्ट था। स्टेप 1, वेबसाइट पर किताब लिस्ट करना। स्टेप 2, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है। स्टेप 3, ऑर्डर आने के बाद सप्लायर से वो किताब खरीदना। और स्टेप 4, कस्टमर तक वो किताब पहुंचाना। शुरुआती दिनों में तो वो खुद स्कूटर पर किताबें डिलीवर करने जाते थे। उन्होंने अपना पैसा फंसाने के बजाय सप्लायर्स की इन्वेंट्री का सीधा इस्तेमाल किया। और ये चीज़ बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाती है कि कैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की। उस वक्त इंडिया में लोग ऑनलाइन पेमेंट करने से बहुत घबराते थे। तो साल 2010 में फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी का फीचर लॉन्च किया। ये एक ऐसा गेम चेंजर साबित हुआ कि जल्द ही उनकी 60% सेल्स सिर्फ इसी मॉडल से आने लगी। कस्टमर का जो भरोसा इस एक कदम से बना, उसने पूरे ई कॉमर्स सेक्टर में एक क्रांति ला दी। जीरो इन्वेंट्री और सिर्फ नॉलेज पर बेस्ड इस अप्रोच ने फ्लिपकार्ट को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। बढ़ते बढ़ते साल 2018 में एक ऐतिहासिक डील हुई। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को $16 बिलियन में खरीद लिया। $16 बिलियन यानी लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए। बिना किसी भारी भरकम शुरुआती फंडिंग के शुरू हुआ यह सफर नॉलेज और लीवरेज की पावर का एक जीता जागता चमत्कार है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने फाइनल सेक्शन की तरफ, दिस जीरो कैपिटल प्लेबुक। अभी तक हमने जो भी देखा उससे 4 बहुत ही सॉलिड एक्शनेबल स्टेप्स निकल कर आते हैं जो किसी भी बड़े बिजनेस की असली नींव होते हैं। आइए फटाफट इन पर नजर डालते हैं। इस प्लेबुक का स्टेप 1 है एक बड़ी समस्या को पहचानना। अक्सर लोग एक रातों रात अमीर बनाने वाले $बिलियन आइडिया के पीछे भागते हैं, लेकिन सच तो यह है कि असली सक्सेस डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से मिलती है। धीरू भाई ने देखा कि मिडिल क्लास को अच्छे और सस्ते कपड़े चाहिए। फ्लिपकार्ट ने देखा कि एक किताब के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं। तो किसी ऐसी दिक्कत को पकड़ना जो लाखों लोगों को परेशान कर रही हो, यही सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है। स्टेप 2, एसेट्स खरीदने पर नहीं बल्कि नेटवर्क बनाने पर फोकस करना। देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या संपत्तियां खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए सिर्फ भरोसे और एक अच्छी स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। अब पेटीएम को ही देख लीजिए। उनके पास खुद का कोई बैंक नहीं था, जोमैटो का अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ओयो के पास अपने होटल नहीं थे। इन्होंने क्या किया? सिर्फ दूसरों के रिसोर्सेस को अपने प्लेटफॉर्म और नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया, बस इतना ही। स्टेप 3, छोटे कदम उठाएं, यानी टेक बेबी स्टेप्स। कोई भी 100 करोड़ की कंपनी एक रात में नहीं बन जाती। अमेज़न ने सिर्फ किताबें बेचकर शुरुआत की थी। ओला ने मुंबई में सिर्फ कुछ टैक्सियों के साथ काम शुरू किया था। शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए। पहले एक क्लाइंट लाइए, 10,000 रुपए का बिजनेस कीजिए, फिर 5 क्लाइंट्स तक पहुंचिए, 10 लाख का एक स्टेबल बिजनेस सेट कीजिए और फिर धीरे धीरे 1 करोड़ की तरफ बढ़िए। छोटे लेवल पर शुरुआत करने से रिस्क एकदम कम हो जाता है और अपनी गलतियों से सीखने का पूरा मार्जिन मिलता है। और आखिरी स्टेप 4, नॉलेज के लिए हमेशा भूखे रहना। एक बड़ा अंपायर खड़ा करने के लिए पहले जमीनी हकीकत समझनी पड़ती है। धीरू भाई ने पेट्रोल पंप पर काम करते हुए कस्टमर्स को करीब से समझा। रतन टाटा जी को सीधे चेयरमैन की कुर्सी नहीं मिल गई थी। उन्होंने फैक्ट्री में जमीन पर बैठकर काम किया, मजदूरों के साथ खाना खाया और सप्लाई चेन को समझा। नारायण मूर्ति जी ने 1,000 रुपये महीने कमाने वाले इंजीनियर के तौर पर शुरुआत की। कहने का मतलब यह है कि एक बड़ा बॉस बनने से पहले ग्राउंड लेवल पर सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब इन सब बातों के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। प्रॉब्लम समझ आ गई है, फ्रेमवर्क भी मिल गया है, लेकिन क्या वो अंदर की आग, वो एम्बिशन तैयार है?
पास्ट के बड़े दिग्गजों से लेकर आज के मॉडर्न स्टार्टअप्स तक सबने इसी लीवरेज और रिसोर्सफुलनेस का रास्ता अपनाया है। तो क्या अब इस जीरो कैपिटल प्लेबुक को लागू करने और अपने विजन को हकीकत में बदलने का वक्त नहीं आ गया है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।